हेलो एवरीवन। अपने निरंतर प्रयासों के माध्यम से हम यहाँ पे दिन प्रतिदिन अपने लक्ष्य के करीब आ रहे हैं। आज हम यहाँ पर देखें तो आर प्रीलिम बूस्टर सीरीज का वीक 2 स्टार्ट हो रहा है और वीक 2 का ये पहला दिन है जिसमें हम यहाँ पर 2 अलग अलग विषयों को लेकर के और करंट अफेयर्स के साथ इसका समायोजन करके रिवीजन करेंगे। पहला टॉपिक हमारे यहाँ पे मध्यकालीन भारत के इतिहास को लेकर के है। दूसरा यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था को भी आज से हम यहाँ पर रिवीजन करने जा रहे हैं। इन्हीं दोनों से रिलेटेड प्रश्नों को भी लेंगे। आज हमारा यहाँ पे जो क्रम रहेगा, सबसे पहले हम यहाँ पर जो क्वेश्चन देखने वाले हैं उसमें हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के क्वेश्चन को लेंगे, उसके बाद कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेंगे और सबसे लास्ट में फिर हम यहाँ पे इकोनॉमी के क्वेश्चन लेंगे। करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं वो बीच में इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि वो आपको हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, इसलिए उनको हम पहले लेंगे और बाद में फिर यहाँ पे इकोनॉमी का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आपके यहाँ पे समक्ष है, क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की अपेक्षा मध्यकालीन भारत का इतिहास अधिक सरलता से जाना जा सकता है, जिसका मुख्य कारण है ए इतिहासकारों की बहुतायत, बी साहित्यिक स्रोतों की उपलब्धता, सी मृदभांडों की बहुतायत या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखा जाए तो प्राचीन काल के इतिहास को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं समझ पाते हैं, लेकिन मध्यकालीन इतिहास के बारे में हमारे पास काफ़ी कुछ यहाँ पर समझने को लेकर है। तो इसके बारे में रीज़न क्या है, 4 कारण आपको यहाँ पर बताए गए हैं। आपको इनमें से एक बताना है, ए, बी, सी या डी, इनमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, जल्दी से आप सभी अपने अपने आंसर चूज कर सकते हैं। ए, बी, सी, डी में इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे हम प्राचीन काल के बजाय अगर हम मध्यकालीन भारत को देखते हैं तो यहाँ पर लोगों की जो रुचि है वो इतिहास के घटनाक्रम को लिखने को लेकर के हैं और इसका ऐतिहासिक वर्णन भी देखा जाए तो वो क्रमबद्ध तरीके से करते हैं, जिसमें यहाँ पे साहित्यिक रचनाएं आपको बड़े स्तर पर देखने को मिलती हैं। न सिर्फ यहाँ पर शासनकाल में यहाँ पर देखा जाए तो अलग अलग शासनकाल में लोगों के द्वारा अपने इतिहास को लिखाने को लेकर के यहाँ पर अलग अलग विद्वानों को यहाँ पर रखा गया था, बल्कि साथ ही साथ जो विदेश से आते हैं वहाँ पर विदेशी यात्री, उनके द्वारा भी यहाँ पर काफ़ी विवरण मध्यकालीन इतिहास के बारे में मिलता है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो साहित्यिक स्रोतों की जो उपलब्धता है वो यहाँ पर मेन कारण है आपको मध्यकालीन इतिहास के बारे में एक बेहतर जानकारी का। तो आंसर जो होगा यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। तो सभी लोग टिक करें, पहले का आंसर है बी। दूसरे पर आते हैं, अरबों के द्वारा सिंध विजय का इतिहास हमें किस ऐतिहासिक रचना के से सर्वप्रथम यहाँ पर मिलता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है तुगलकनामा, बी है रहला, सी है अखबार अलसिन अवल हिंद और डी है चचनामा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी में से, जल्दी से बताएं। अरबों के द्वारा जो सिंध विजय की प्रक्रिया होती है, घटना होती है, उसके संबंधित जो इतिहास है वो हमें उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, ए, बी, सी, डी में से देखें। देखिए यहाँ पे जो जानकारी है हमारे पास, आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे इसका आंसर देना आसान है। ये जानकारी हमें मिलती है चचनामा से, और चचनामा अगर हम देखें तो मूल रूप से ये लिखी गई है अरबी भाषा में, लेकिन यहाँ पर इसका फारसी में आपका अनुवाद भी किया गया है, जिसमें हमें अरबों के द्वारा सिंध विजय की यहाँ पर जानकारी मिलती है। अबू बकर यहाँ पे कुफी के द्वारा ये फारसी भाषा में, अरबी से फारसी भाषा में ये अनुवाद किया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, दूसरे का डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तबकात ए नासरी जिसमें मोहम्मद गौरी की भारत विजय और दिल्ली सल्तनत का 1260 ईस्वी तक के इतिहास मिलता था, इसके लेखक कौन हैं। ए है मिनहाज उस सिराज, बी है अलबरूनी, सी है वाकपति और डी है जियाउद्दीन बरनी। तो यहाँ पर आपको बताना है तबकात ए नासरी जिसमें मोहम्मद गौरी की भारत विजय, दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में जानकारी दी गई है। इन 4 में से देखा जाए तो आपको उसके लेखक यहाँ पर कौन है, मिनहाज उस सिराज हैं, अलबरूनी हैं, वाकपति हैं या जियाउद्दीन बरनी है। देखिए यहाँ पे जो पुस्तक लिखी गई है इसका नाम है तबकात ए नासरी। तबकात ए नासरी को अगर हम देखें, इसमें न सिर्फ अरबों की सिंध विजय के बारे में जानकारी मिलती है, बल्कि उस समय की तत्कालीन आपको स्थितियों के बारे में, साथ ही साथ इस्लाम धर्म के उदय से पहले अगर हम देखें तो पैगंबरों की स्थिति, उनकी जानकारी और अलग अलग समय इस्लाम धर्म के से संबंधित अन्य जो स्थितियां रही हैं उनके बारे में भी आपको इसमें जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर ये जो पुस्तक तबकात ए नासरी जो लिखी गई है वो लिखी है
मिनहाज उस सिराज के द्वारा, और लिखी यहाँ पर आपको देखा जाए तो इस घटना का अर्थात आंसर जो हो जाएगा 3 का ए है। सभी लोग इसे टिक करेंगे, 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तारीख उल हिंद, जिसमें 11वीं शताब्दी के आरंभ के हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान और धर्म का आंखों देखा सजीव वर्णन किया गया है, इसके लेखक कौन है? ए है इब्न बतूता, बी है बर्नी, सी है फिरोज शाह तुगलक और डी है अलबरूनी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 का राइट आंसर क्या होगा? तारीख उल हिंद, जिसमें 11वीं शताब्दी के प्रारंभ के इतिहास की घटनाक्रम का यहाँ पर वर्णन आंखों देखा है, वो किसकी जानकारी है, किसके द्वारा यहाँ पर की गई है? जल्दी बताएं। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे आंसर इसका है अलबरूनी है। अलबरूनी के द्वारा देखा जाए जो जानकारी हमें यहाँ पर दी गई है तारीख उल हिंद में, आंसर आप सभी लोग टिक कर लें, 4 का यहाँ पे डी होगा। ये 11वीं शताब्दी में हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान, धर्म इत्यादि का यहाँ पर वर्णन है। एक तरीके से देखा जाए तो हिंदू समाज में सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी रही है उसकी जानकारी यहाँ पर अलबरूनी के द्वारा आपको इसमें तारीख उल हिंद में यहाँ पर आपको प्रदान की गई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर है डी। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। एक मोरक्को यात्री थे, ठीक है, जिनका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में न्यायिक पद पर आसीन था, उसने किस पुस्तक की यहाँ पे रचना की? ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। ए है ऑप्शन है तारीख मशूदी, बी है जैनुल अखबार, सी है किताबुल रहला या डी है तारीख ए फिरोज शाही। तो यहाँ पर इब्न बतूता के द्वारा लिखित या रचित पुस्तक कौन सी है, उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए, ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं। देखिए इब्न बतूता ने यहाँ पे जो पुस्तक है जिसका नाम कह सकते हैं किताबुल रहला है, क्वेश्चन नंबर 5 का सी। इसी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में देखा जाए तो इब्न बतूता जो हैं भारत की यात्रा पर यहाँ पर आते हैं 1333 में, और यहाँ पर भारत में अलग अलग करीब 7-8 साल तक रहते हैं। इस दौरान यहाँ पर वो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में देखा जाए तो एक न्यायिक पद पर भी आसीन होते हैं, और इस दौरान यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक को यहाँ पर न्यायिक और इन प्रकार की यहाँ पर एक तरीके से मशवरा भी यहाँ पर प्रदान करते हैं। अपने इस दौरान जब भारत में यहाँ पर आते हैं, रहते हैं, तो उन्होंने भारत में जो भी घटनाएं घटित हो रही होती हैं, जो सामाजिक स्थितियां होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो भी यहाँ पर आपको देखा जाए रचनाएं हैं, उनको बारे में यहाँ पर इन्होंने जानकारी इसमें दी हुई है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का किताबुल रहला है, जिसमें ये सारे वर्णन इन्होंने कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए यहाँ पे बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का, किस विदेशी यात्री को प्रकृति प्रेमी माना जाता है जिसने अपनी रचनाओं में भी पशु पक्षियों वनस्पतियों का सुंदर वर्णन किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए अलबरूनी, बी इब्न बतूता, सी मार्को पोलो या डी अब्दुल रज़ाक। वनस्पति पशु पक्षियों के बारे में किस विदेशी यात्री के द्वारा अपनी पुस्तक में यहाँ पे वर्णन किया गया है, वो आपको बताना है। यहाँ पे देखा जाए जिस पुस्तक में इन सारी चीज़ों का वर्णन है, जो लिखा गया है, उससे रिलेटेड अभी हमने एक क्वेश्चन देख लिया है ऑलरेडी। पिछली जितने क्वेश्चन हैं उनमें से क्वेश्चन ये रिलेट करता है, तो सभी लोग यहाँ पर बता सकते हैं। ये हिंट है, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, पढ़ा होगा, तो इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर अभी हमने देखा एक पुस्तक जिसका नाम है किताब उल रहला। किताबुल रहला जो है, जो कि लिखी गई यहाँ पर इब्न बतूता के द्वारा, और इब्न बतूता ने ही देखा जाए तो यहाँ पर इन सभी पशु पक्षियों, उनके संबंधित रचनाओं इत्यादि के बारे में यहाँ पे जानकारी दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा है? बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बादशाह नामा में किस मुगल सम्राट के राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन का वर्णन किया गया है? ए जहांगीर, बी अकबर, सी शाहजहां और डी हुमायूं। तो यहाँ पर इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर इसमें से क्या होगा? बादशाह नामा किस मुगल सम्राट के राजनीतिक और सामाजिक जीवन का यहाँ पे वर्णन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 7, ए, बी, सी या डी में से।
बहुत आसान सा प्रश्न है। देखिए मध्यकालीन इतिहास में हम देखें तो यहाँ पर आपको पातशाहनामा जो है, यहाँ पे एक शाहनामा जो है शाहजहां से रिलेट करता हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी। अब पातशाहनामा को भी देखें तो इसे एक अकेले व्यक्ति ने नहीं लिखा हुआ है, इसे 3 अलग अलग व्यक्तियों ने यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। काज़विनी ने लिखा है, लाहौरी ने लिखा है और वारिस ने लिखा है। 3 अलग अलग व्यक्ति हैं यहाँ पर। इन तीनों में देखें तो काज़विनी जो हैं, जो पहले 10 साल के शाहजहां के शासनकाल के बारे में लिखते हैं। लाहौरी यहाँ पर देखें तो अगले यहाँ पे 10 साल की जानकारी इसमें लिखते हैं। जबकि जो बाद में वारिस यहाँ पे आते हैं मुद्दा, वो आपको बाकी जो हैं उनकी जानकारी है संयुक्त रूप से पूरे शाहजहां के शासनकाल के बारे में लिखते हैं। और 20 साल के बाद वो स्वतंत्र होकर भी इसके बारे में यहाँ पर लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। अकबरनामा की रचना किसने की है? ए, बी, सी या डी में से इब्न बतूता, अलबरूनी, शेख जैतुद्दीन या अबुल फजल। आसान सा प्रश्न है, हम सभी को यहाँ पे इसका आंसर पता होगा। कोई इस प्रश्न का तो गलत उत्तर नहीं ही देगा। चलिए बताइए जल्दी फटाफट इसका आंसर क्या हो क्वेश्चन नंबर 8 का, ए, बी, सी, डी। देखिए अकबरनामा, जो कि एक चीज़ हमें स्पष्ट है किसके बारे में लिखा होगा, अकबर के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पे अकबरनामा में यहाँ पे कुछ तथ्य भी हैं। जब तक आप आंसर दे रहे हैं, अकबरनामा के बारे में कहा जाता है इसके 3 भाग हैं। ठीक है, पहले भाग में अगर हम देखें अकबरनामा के, तो पहले भाग में जो जानकारी लिखी हुई है वो अकबर के शासनकाल के पूर्व के शासकों के बारे में जानकारी है। वहीं इसके जो दूसरे भाग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अकबर के काल के कुछ प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया गया है। और वहीं हम जब इसके तीसरे भाग को देखते हैं तो इसमें अकबर के शासनकाल में यहाँ पर प्रशासन की गतिविधियां, जो निर्णय उसके द्वारा लिए गए, उनके बारे में यहाँ पर आपको शासन प्रक्रिया की चीज़ों के बारे में वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर ये 3 अलग अलग भाग में लिखी गई है। एक चीज़ और, इसका जो तीसरा भाग है इसको आईने अकबरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अकबरनामा से रिलेटेड फैक्ट। अब आते हैं इसके आंसर को लेकर के। तो यहाँ पे अकबरनामा जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब्दुल रज़ाक किसके शासन काल में भारत आया था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय या अच्युत राय? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? इसका राइट आंसर क्या है? देखा जाए अब्दुल रज़ाक जो हैं ये तैमूर वंश के जो शासक थे शाहरुख, उनके राजदूत बनकर यहाँ पर आते हैं। और दक्षिण भारत के राज्यों में देखा जाए तो ये विजयनगर राज्य जाते हैं और वहाँ पर देखा जाए तो उससे विजयनगर राज्य के बारे में यहाँ पर अपनी पुस्तक में काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पर ये लिखते हैं। अब जो पूछा गया क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि किसके शासनकाल में गया था, तो ये शासनकाल था उस समय चल रहा था देवराय द्वितीय का। तो आपका 9 का आंसर हो जाएगा बी। अब्दुल रज़ाक तैमूर वंश के शाहरुख का यहाँ पर राजदूत बन के देखा जाए देवराय द्वितीय के शासनकाल में यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य के विजिट करता है। चलिए 1-2 क्वेश्चन हैं इकोनॉमी के, उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो ये करंट से रिलेट करते हैं, करंट के देखना शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है तो ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का एक प्रमुख कारक नहीं है? ठीक है, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से भारत के आर्थिक विकास को हमने कहा था उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे ये बताइए आर्थिक विकास का इसमें से कौन सा कारक नहीं है? पहला है पूंजी का संचयन तकनीकी सुधार, बी है जनसंख्या में परिवर्तन, सी है विशेषीकृत क्रियाओं की गतिविधियों में श्रम विभाजन, या डी तकनीक विधि एवं नौकरशाह। तो यदि हम आर्थिक विकास के बारे में चर्चा करें तो हमें यहाँ पर कौन सा एक पहलू है जो कि आर्थिक विकास के अंतर्गत हमें नहीं शामिल किया जाता है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए, ए, बी, सी या डी में से इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए बहुत आसान सा है। अगर हम देखें जब हम आर्थिक चरों की बात करते हैं, आर्थिक प्रक्रिया की बात करते हैं, तो देखिए पूंजी तो आएगी, क्योंकि बिना पैसे के आर्थिक स्थितियों का ना तो निवेशिक प्रक्रिया शुरू होंगी, ना कुछ और होगा, ना यहाँ पर आगे बढ़ेगा। तो पूंजी चाहिए। ठीक है, तकनीकी बेहतर होनी चाहिए, तो उसकी डिमांड आपको हमेशा रहेगी। जनसंख्या में लगातार परिवर्तन के कारण आर्थिक विकास की प्रक्रियाएं भी परिवर्तित होती रहती हैं, जैसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा विशेषीकृत गतिविधियों में श्रम विभाजन, क्योंकि पूंजी आप देखा जाए तो
तो आर्थिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार के औद्योगिक, सेवा सेक्टर या कृषि में आपको कार्य करना पड़ता है, जिसके लिए श्रम की जरूरत पड़ती है, तो वो भी चाहिए। लेकिन तकनीक विधि और नौकरशाह जैसी चीजों को हम यहाँ पर आर्थिक विकास की प्रक्रिया में यहाँ पे शामिल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। तो सभी लोग टिक करें। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है? डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी आ गया, बहुत आसान सा प्रश्न है। भारतीय अर्थव्यवस्था है क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था? तो आप सभी को पता है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है ना, तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है जहां कैपिटलिस्ट हैं, जहां पर आपको देखा जाए तो बाजार आधारित एक अर्थव्यवस्था जिसमें हम बाजार केंद्रित आपको हो सब कुछ चलता रहता है, तो वैसा कुछ नहीं है। पूंजीवादी है अर्थात पूरी तरह से क्या सरकार के नियंत्रण में अर्थव्यवस्था चल रही है? तो जी नहीं, यहाँ पर ये भी आपको दिखाई नहीं देता है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था को भी हमने यहाँ पर पूरी तरीके से अपनाया नहीं, जो कि एक देखा जाए तो आपको काफी हद तक यहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करता है। हमने कौन सी अपनाई? मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें यहाँ पर समाजवाद और पूंजीवाद का एक मिश्रित स्वरूप हमें यहाँ पर आपको दिखाई देता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा ए। सॉरी, ये क्वेश्चन आपका 12 हो जाएगा। चलिए, देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? ठीक है, ऑप्शन देख लें। सामाजिक व्यवहार, प्राकृतिक संसाधन, शक्ति संसाधन या पूंजी संसाधन। तो इसमें देश की वृद्धि में कौन सा एक अनार्थिक, ठीक है, अनार्थिक तत्व आपको बताना है। अभी हमने देखा आर्थिक स्थितियों के बारे में, अब आपको बताना अनार्थिक है, जो आर्थिक स्थितियों के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखें, प्राकृतिक संसाधन पूछा है, शक्ति संसाधन, पूंजी संसाधन और सामाजिक व्यवहार। एक तरीके से जब भी आप देश की वृद्धि का आकलन करेंगे तो इसमें आपको दोनों ही चीजें देखनी पड़ती हैं। क्या क्या? एक आर्थिक और दूसरा अनार्थिक। तो यहां पर उन्होंने पूछा भाई अनार्थिक क्या है, तो इसमें देखें तो 3 चीज जो है वो आर्थिक तत्व हैं। क्या क्या हैं? प्राकृतिक संसाधन, शक्ति संसाधन और पूंजी संसाधन। ये तीनों ही आपको देखा जाए तो आपको आर्थिक कारक के अंतर्गत आएंगे। लेकिन वहीं अगर हम अनार्थिक तत्वों की बात करते हैं तो इसमें सामाजिक व्यवहार हो गए, राजनीतिक यहाँ पे आपको स्थितियां हो गई, शामिल हो गए, संसाधन व्यवहार आपको इसमें अंतर्गत शामिल होता है, सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया और धार्मिक भी आपको देखा जाए इसमें आपको शामिल होता है। ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो हम अनार्थिक तत्वों के अंतर्गत रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा वो है आपका ए। चले, अब यहां पर देखिए एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन यानी कि जनरेशन में सरकार के द्वारा चिन्हित किए गए का भाग नहीं है? ठीक है, सेकंड जनरेशन सुधार के संदर्भ में यहां पर यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला है तेल के क्षेत्र में सुधार, बी है सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, सी है न्यायिक प्रणाली में सुधार और डी है शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं में सुधार। तो सेकंड जनरेशन यहां पर आप कह सकते हैं जो आपको सुधार किए गए हैं, इम्प्रोवाइज किया गया है, सुधार की स्थितियां लेकर आई गई हैं। सरकार ने किन किन चीजों को बेहतर बनाने का प्रयास किया था द्वितीय सुधारों के अंतर्गत, द्वितीय प्रजनन, सेकंड जनरेशन आर्थिक सुधारों के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें हम सिर्फ एक पहलू है जो कि इसमें हम शामिल नहीं करते हैं। देखिए, सेकंड जनरेशन के अंतर्गत हमने तेल के क्षेत्र में सुधार की गतिविधियों को आगे बढ़ाया था। भारत की तेल की मांग यहाँ पर बढ़ने लगी थी आर्थिक विकास के लिए, तो उसको किस तरीके से कंप्लीट करना था। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार की जरूरत थी क्योंकि भारत क्या एक तरीके से सार्वजनिक प्रक्रिया को बेहतर बना के क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घाटे की स्थितियां भी हो रही थी, तो राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्तियां भी हमें प्राप्त करनी थी। एलपीजी सुधारों को संदर्भ में यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन को लेकर आना था। न्यायिक प्रणाली जैसी गतिविधियों को हम इसमें शामिल नहीं करते हैं सेकंड जनरेशन के अंतर्गत, और शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं में सुधार की बात भी यहाँ पर आपको की गई थी। तो जो कि हमसे पूछा गया भाग नहीं है, तो भाग कौन सा नहीं है? न्यायिक सुधार। तो आंसर हो जाएगा सी। सभी लोग टिक कर ले, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सी। ये उसका वही आंसर दिया गया है। चलिए, यहाँ पर आता है कुछ करंट क्वेश्चन, अब इकोनॉमिक कुछ क्वेश्चन और हैं, हम बाद में देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, अंडूरी उत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आंसर ध्यान दीजिएगा। अंडूरी उत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अंडूरी उत्सव जिसे बटर फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में मनाया जाता है। दूसरा, इसे बटर होली के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा, दयारा बुग्याल में बटर फेस्टिवल भगवान कृष्ण के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है तीनों, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो ये बताइए, तीसरा, अंडूरी उत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पर आपका कथन सही है?
उस पर विचार करते हुए नीचे यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन हैं, सभी लोग इसे टिक करें। इसका आंसर हम देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन, अंडूरी उत्सव को क्या कहते हैं और इससे रिलेटेड क्या क्या कथन है। चलिए देखते हैं आंसर। सभी लोग देखिए बी टिक कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर केवल 2 यहाँ पर आपको सही हैं। कौन से सही हैं वो भी टिक कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले, ठीक है, क्या है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के दयारा बुग्याल में ये मनाया जाने वाला अंडूरी उत्सव, जिसे बटर फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, हाल ही में यहाँ पर संपन्न हुआ। तो यहाँ पे पहला कथन क्या था कि उत्तर प्रदेश के मथुरा मनाया जाता है, तो गलत हो गया। दूसरा है, समुद्र तल से 11,000 की फीट की ऊंचाई पर स्थित है दयारा बुग्याल, राज्य के प्राचीन घास के मैदानों में से देखा जाए तो एक है। इसे बटर होली के नाम से जाना जाता है, तो दूसरा कथन यही था, क्योंकि लोग इसमें खेल खेल में एक दूसरे पर मक्खन, दूध और छाछ यहाँ पर लगाते हैं, इसलिए कथन 2 आपका सही है। तीसरा कथन देख लीजिए, यह फेस्टिवल भगवान कृष्ण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने बुग्याल में चरते समय मवेशियों को बुरी शक्तियों से बचाया था। अतः कथन 3 भैया सही है, तो दूसरा तीसरा इसमें से आपको सही है, तो केवल 2 यहाँ पर आपके सही है। अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है, नटराज प्रतिमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह चेरस मूर्ति कला का एक महत्वपूर्ण आपको नमूना है। इसके ऊपरी दाहिने हाथ में डमरू है जो सृजन की ध्वनि प्रतीक है, और ऊपरी बाएं हाथ में अनंत अग्नि है जो विनाश का प्रतिनिधित्व करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, सभी तीनों, कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ए, बी, सी या डी? सभी लोग इसे आंसर दे दें, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्या इसका राइट आंसर होगा। सभी लोग, मूर्तिकला नटराज प्रतिमा से संदर्भित यहाँ पर ये चर्चा का विषय रहा है। इसके संबंधित घटनाक्रम को देखते हैं। देखिए, नटराज जो मूर्ति कला है अपने आप में देखा जाए तो ये चर्चा का विषय रही है। नटराज जिसे हम कहते हैं नृत्य के भगवान, हिंदू भगवान जो है शिव को उनके ब्रह्मांडीय नर्तक के स्वरूप में कई 100 मंदिरों में, विशेष रूप से यहाँ पर दक्षिण भारत में धातु या पत्थर में यहाँ पे दर्शाया गया है। नटराज की जो मूर्ति है वो चोल मूर्तिकला के एक महत्वपूर्ण नमूना है, था कथन 1 यहाँ पर देखा जाए तो सही नहीं है। निचला दाहिना हाथ अभय मुद्रा की मुद्रा में उठा हुआ है जो आशीर्वाद का प्रतीक है और भक्त को भयमुक्त होने के लिए यहाँ पे आश्वस्त करता है। वहीं ऊपरी दाएं हाथ में आपको देखा जाए तो डमरू है जो सृजन की ध्वनि का प्रतीक है, था कथन 2 यहाँ पर आपका सही है। निचला बायां हाथ ऊपर उठे हुए पैर की ओर इंगित करता है और मोक्ष का मार्ग यहाँ पे बताता है, और ऊपरी बाएं हाथ में अनंत अग्नि है जो विनाश का यहाँ पे प्रतिनिधित्व करती है, था कथन 3 भी यहाँ पर आपको सही है। तो केवल 2 ऑप्शन यहाँ पर आपके सही हो जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रानी दुर्गावती ने गोंड जनजाति में विवाह किया था, अपने पति की मृत्यु के बाद गढ़कटंगा राज्य पर शासन किया। दूसरा, रानी दुर्गावती ने 16वीं शताब्दी के मध्य में अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल विस्तार के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, और उपर्युक्त कथनों में से आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 या 2 दोनों सही हैं, या इनमें से कोई भी नहीं सही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। 1, 2, यहाँ पर ए, बी, सी, डी में से इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, चलिए बताएं। ये सारे टॉपिक वैसे हम अभी फ्यूचर में जब आएंगे तो वहाँ पर आधुनिक भारत को लेकर डिस्कस करना शुरू करेंगे, तो वहाँ पर भी आएंगे, लेकिन फिलहाल क्योंकि करंट का विषय है तो हम उन टॉपिक्स को ले रहे हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 का यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, और क्यों है सी उसको यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पर आंसर आपका वर्ष 1524 में महोबा के चंदेल राजवंश में एक जन्मी रानी दुर्गावती भारत की स्वाधीनता की प्रतीक मानी जाती है। दुर्गावती का जो विवाह हुआ था वो गोंड राजा संग्राम शाह के बेटे दलपत शाह से यहाँ पर हुआ, और 1550 में देखा जाए तो इनके पति की यहाँ पर मृत्यु हो गई। उन्होंने बड़ी बहादुरी और साहस के साथ गढ़कटंगा राज्य पर शासन किया, इसलिए कथन 1 आपका सही है। गोंड जो है वो मध्य भारत की एक प्रमुख आपको जनजाति मानी जाती हैं, और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए भी इनको जाना जाता है। गढ़कटंगा साम्राज्य के बारे में देखें तो यह नर्मदा घाटी का एक क्षेत्र है, और उत्तरी मध्य प्रदेश के यहाँ पर कुछ हिस्से इसमें आपको शामिल हैं। रानी दुर्गावती जो 16वीं शताब्दी के मध्य में मुगल साम्राज्य के विस्तार का विरोध किया था, अकबर के सेनापति आसफ खान और पड़ोसी मालवा सुल्तान बाज बहादुर के विरुद्ध लड़ते हुए मजबूत नेतृत्व का यहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन किया था।
तो कथन 2 आपका सही हो गया। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 15 के यहां पर राइट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, केदारनाथ धाम मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है और बद्रीनाथ धाम वैष्णवों के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका आंसर बताएं, ए बी सी डी में से इसका राइट आंसर क्या होगा। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम को लेकर के ये दो कथन आपके समक्ष हैं। इन दो कथनों में से कौन सा कथन सही है, क्या दोनों सही हैं, उसका आंसर लें। चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर देखें तो आपका सी सही है। क्यों सही है वो भी देख लीजिए। देखिए, आपको जो हम बात करते हैं चार धाम की, ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका सी है। चार धाम में आता है पहला यमुनोत्री, दूसरा गंगोत्री, ठीक है, केदारनाथ, बद्रीनाथ। यमुनोत्री की बात करें तो ये आपको जिला उत्तरकाशी में स्थित है। यहाँ पर ये देवी यमुना को समर्पित है और गंगा नदी के बाद यमुना नदी जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी पवित्र नदी भी है। वहीं गंगोत्री धाम की बात करें तो ये आपको जिला उत्तरकाशी में यहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड। ये इसको देवी गंगा को यहाँ पर आपको समर्पित है और गंगा नदी जो है सभी भारतीय नदियों की आपको सबसे पवित्र नदी आपको मानी जाती है। इसके अतिरिक्त जो क्वेश्चन है हमारा, आई थिंक उन्होंने मिस कर दिया है बद्रीनाथ, और उसके संदर्भ में जो आपका आंसर है जो सी है, बेसिकली कहने का मतलब है एक और दो यहाँ पे दोनों ही सही होंगे, अर्थात जो कथन यहाँ पर दिया गया है वो कथन दोनों ही यहाँ पर आपके सही हैं। तो केदारनाथ धाम मंदाकिनी के तट पर स्थित है और वैष्णव जो है बद्रीनाथ धाम जो वैष्णवों के यहाँ पर देखा जाए तो पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। तो 16 का यहाँ पर आपको सी यानी कि एक और दो दोनों सही हैं। चलिए 17 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ प्रतीक दिया हुआ है, दूसरी तरफ बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं दी हुई हैं। इसमें अगर हम देखें तो एक तरफ कमल है जो महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु के संदर्भ में बताता है, अश्व जो कि महाभिनिष्क्रमण महान प्रस्थान के बारे में बताता है, पहिया जो निर्वाण यानी कि आत्मज्ञान के बारे में बताता है। उपर्युक्त कितने युग्म इसमें सही सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई भी नहीं। तो आपको पता है ये बुद्ध के जीवन काल से जुड़ी घटनाएं हैं और उनसे जुड़े हुए यहाँ पर आपको देखे जाए तो कुछ प्रतीक जो देखे गए हैं। तो क्या ये सही सुमेलित हैं या नहीं है, इसी को आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का आपको आंसर बताना है ए बी सी या डी में से। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए बुद्ध के जीवन में हमें आपको 5 यहाँ पे प्रमुख घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसमें जन्म, महाभिनिष्क्रमण जो घर के सांसारिक सुख का त्याग है, निर्वाण, धर्मचक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण है, ठीक है। इनमें से देखा जाए तो केवल जो दूसरा युग्म है उसे ही यहाँ पे सही सुमेलित है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा केवल उत्तर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंबानी कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लंबानी कला जो है लंबानी या बंजारा समुदाय के विशेष रूप से कर्नाटक द्वारा प्रचलित वस्त्र अलंकरण का एक रूप है। दूसरा, इसे एक अस्थायी अभ्यास के रूप में मान्यता प्राप्त है। तीसरा, संदूर लंबानी कढ़ाई को वर्ष 2010 में भौगोलिक संकेतक का यानी कि जीआई टैग का भी दर्जा दिया है। अब आपको ये बताना है उपर्युक्त कथनों में से यहाँ पर कितने सही हैं। ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है सभी तीन, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए, ए बी सी या डी में से इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर दें। लंबानी कला के बारे में यदि आपने पढ़ा है तो इसका आंसर दें अगर इससे परिचित हैं, अन्यथा हम यहाँ पर इसका आंसर देखेंगे कि लंबानी कला से संदर्भित यहाँ पे कथन कौन से सही हैं। आइए देखते हैं। आंसर है सी, अर्थात यहाँ पर आपको देखा जाए तो तीनों ही यहाँ पर हैं, सही हैं। क्यों हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले लंबानी कला जो कि लंबानी या बंजारा समुदाय के द्वारा प्रचलित एक कपड़ा अलंकरण का रूप है और इसे भारत के कई अलग अलग स्थानों में विशेषकर कर्नाटक में रहने वाला एक खानाबदोश जो समूह है उसके द्वारा यहाँ पर आपको देखा जाए तो ये प्रक्रिया या ये कला को यहाँ पर विकास का किया जाता है, इसलिए कथन एक आपका सही है। दूसरा, इसे टिकाऊ अभ्यास के रूप में मान्यता प्राप्त है। रिसाइकलिंग के साथ इसका पुनः उपयोग करने का सिद्धांत पर यह आधारित है, ऐसा बनाया गया है, इसलिए यहाँ पे कथन 2 भी आपका सही हो जाता है। तीसरा, लंबानी जो है कढ़ाई तकनीक तथा सौंदर्य शास्त्र पूर्वी यूरोप, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया में कपड़ा निर्माण की यहाँ पर देखा जाए परंपराओं के साथ यहाँ पे समानता रखते हैं, जो कि वैश्विक कपड़ा कला के अंतर संबंधों को प्रदर्शित करता है। और इसलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपको तीसरा जो इसमें कथन है
संदूर लंबानी कढ़ाई कर्नाटक के संदूर क्षेत्र की एक विशिष्ट प्रकार की लंबानी कला है और वर्ष 2010 में से भौगोलिक संकेतक का टैग यहाँ पे प्रदान किया गया, इसलिए कथन 3 यहाँ पर आपको सही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपको कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है, कथन 3 भी सही है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका सी। सभी लोग इसे टिक कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं जो हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के विकासशील श्रेणी में यहाँ पे दर्शाती हैं। वापस हम इकोनॉमी पे आते हैं, इसमें देखते हैं। पहला है ऑप्शन दिया हुआ है कृषि मुख्य व्यवसाय, दूसरा है प्रच्छन्न बेरोजगारी, तीसरा है मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता और चौथा है प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चयन करिए। ए है केवल 1 तथा 2, बी यहाँ पर है जो कि गलत है, तो यहाँ पर बी है 2 और 3, सी है आपका 1 और 4 और डी है यहाँ पे 1 2 3। तो यहाँ पे ये बताना है आपको कि कौन सी विशेषता है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास से श्रेणी में लाती है। व्यवसाय है, बेरोजगारी है, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता है या प्रोटीन प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना। ठीक है, तो बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए, जब भी हम आर्थिक विकास की स्थितियों के बारे में हमने कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में आप देखेंगे तो भारत में आपको क्या देखने को मिलता है, प्रति व्यक्ति निम्न आय, जो राष्ट्रीय आय है वो आपकी बहुत कम है। ठीक है, इसके साथ कृषि में जो व्यवसाय मुख्य देखा जाए तो मुख्य रूप से किया जाता है। बेरोजगारी की जो स्थिति या तो प्रच्छन्न बेरोजगारी है या रोजगार के बहुत ही कम अवसर हैं या अल्प रोजगार की स्थितियां हैं। मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता की स्थितियां हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन ये कहीं भी मानक नहीं सेट है कि प्रोटीन की प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना, ये कहीं से भी निर्धारित नहीं किया गया कि इससे आपका देश का विकास कैसे होगा ज्यादा प्रोटीन खाने से। ठीक है, तो यहाँ पे 19 का आपका आंसर जो होगा 1 2 3 यानी कि डी इसका सही हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, इसका यहाँ पर डिटेलिंग है। अगले यहाँ पे देखते हैं भारत, एक क्वेश्चन यहाँ पर है, $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए लक्ष्य को, इसमें हम देखा जाए ये जो क्वेश्चन है जनरेट जब किया गया था जिस संदर्भ में यहाँ पर, तो तब यहाँ पे लक्ष्य अलग थे। अभी वर्तमान समय में सरकार ने इस लक्ष्य को चेंज भी कर दिया है। ठीक है, वैसे आप इसका आंसर दीजिए, बाकी मैं आपको डिटेल में बाकी जानकारी दूंगा क्या कैसा कब कैसे डेवलप हुआ, कब चेंज हुआ। फिलहाल आप जो आंसर आपको पता है इस ऑप्शन के हिसाब से आप यहाँ पर बता सकते हैं। $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भारत का लक्ष्य क्या है 2022, 2024, 2026, 2030। देखा जाए तो मूल रूप से भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य यहाँ पे रखा गया था वो 2024 रखा गया था। ठीक है, 2024 टारगेटेड किया गया था। लेकिन कोविड-19 के कारण देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था को काफ़ी झटका लगा और 2-3 सालों की स्थितियां काफ़ी खराब हुई, जिसके कारण इसे अब संशोधित कर दिया गया। पहले इसे संशोधित किया गया था 25-26 रखा गया था और बाद में यहाँ पे एट लीस्ट फाइनल यहाँ पे जो किया गया है, अब भारत का जो लक्ष्य है कि 2027 में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य प्राप्त करने का जो लक्ष्य है फिलहाल यहाँ पर 2027 रखा गया है। तो यहाँ पर और साथ ही साथ 2030 में अगर हम देखें तो 2030 तक का जो यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है वो है $60 ट्रिलियन इकोनॉमी का यहाँ पे लक्ष्य भारत का है 2030 तक प्राप्त करने का। और 2000 हम कहें यहाँ पर अगर हम 27 कर दें तो वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का है और उससे पहले जो था वो 2000 आपका 24 था। तो यहाँ पर बाकी ये जानकारी दी हुई है उसके संदर्भ में। चलिए अब बताना है आपको कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। पहला है जहां कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है। बी कहता है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र विद्यमान होता है। सी कहता है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो। और डी कहता है जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो। तो अब ये बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का इसमें राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी में। तो इसमें बहुत आसान है। जब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हम यहाँ पर किसी एक के भरोसे सारी प्रक्रिया संचालित ना करना हो, बल्कि हम दो अलग अलग व्यवस्थाओं को मिला करके करते हैं। अब इसको समझने के लिए पूंजीवादी समाजवादी को एग्जाम्पल ले लें।
पूंजीवादी कैसी व्यवस्था है? बाजारवादी। और बाजारवादी व्यवस्था में देखें तो निजी क्षेत्र प्रभावी रहता है। वहीं समाजवादी व्यवस्था को देखें तो उसमें कुछ सरकार के नियंत्रण में है, अर्थात सरकारी जो क्षेत्र है उसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। तो मिश्रित में देखें तो सरकार और निजी क्षेत्र जब दोनों मिलकर के काम करेंगे तो उसी को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। और इसमें अगर हम देखें तो कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ क्या है? निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। तो आंसर हो जाएगा 21 का यहाँ पे बी। ठीक है, 21 का बी सभी लोग यहाँ पर टिक कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। ठीक है, कैसे परिभाषित किया जाए? ऑप्शन देख लेते हैं। एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, बी है एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, सी है एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, और डी है एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था में। तो आप अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को देखते हैं, ठीक है, वर्तमान समय की स्थितियों का या हम अर्थव्यवस्था के आकलन जब भी करते हैं तो आपको भारतीय अर्थव्यवस्था को किस तरीके से आप परिभाषित कर सकते हैं? ए, बी, सी या डी में से? देखिए, अभी हमने इससे पहले आर्थिक अनार्थिक तत्वों की वहाँ पे चर्चा जब कर रहे थे तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर अगर हम देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको क्या है कि एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है, अर्थात यहाँ पे श्रम ज़्यादा लगता है और मूल रूप से यहाँ पर वेतन उतना आपको नहीं मिलता है। श्रम के यहाँ पर आपको ज़्यादा और वेतन उसके हिसाब से आपको कम मिलता है। तो यहाँ पर आपको इस रूप में भारत को हम परिभाषित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए, तो ये हो गया आपका, यहाँ पर आज के सेशन की समाप्ति हो जाती है। कल हम फिर से यहाँ पर आपको मिलेंगे। टारगेट वीक में आपको वीकली जो आपको टारगेट दिया गया है, कल के यहाँ पर आपको मध्यकालीन भारत और साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के 2 टॉपिक को लेकर के हम फिर से मिलेंगे। अरबों की सिंध विजय, साथ ही साथ यहाँ पर आपको राष्ट्रीय आय से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। आज की दोनों टॉपिक को जितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं वो आप कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही साथ रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। रिवीजन आपको देखिए, यहाँ पर मैंने पहले भी कहा था कि आप डेली बेसिस पे भी रिवीजन कर सकते हैं या फिर आप वीकली जाकर के यहाँ पर सारे 6 दिन के सेशन की समाप्ति के बाद जितना भी है उसको एक बार और पढ़ लें। जैसे कि संडे का दिन है, संडे को आप देखें तो मंडे से लेकर सैटरडे तक का जितना भी टारगेट था संडे को बैठ के एक बार पूरा रिवीजन कर लें और उसके बाद फिर हम यहाँ पे मंडे से आपको जो होना है वो आपको स्विच हो जाना है वापस से अगले दिन के टारगेट में, अगले वीक के। तो इस तरीके से एक बार आप पढ़ के आओ, फिर टेस्ट दो और वीक के लास्ट में एक बार और पढ़ लो। तो एक ही सा टॉपिक का आप 3 बार रिवीजन करते चलोगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते चलोगे। तो इससे आपकी जो कह सकते हैं ना पढ़ाई जो है बहुत अच्छी हो जाएगी और आप यहाँ पर देखा जाए तो आप अच्छा स्कोर भी इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ पर कुछ और टॉपिक को लेकर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।